हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीएमए इंटरमीडिएट का। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो टॉपिक है मेरा इंश्योरेंस क्लेम। आप मेरे साथ में लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। हेडिंग लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं दो टर्म डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में जिनमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। एक टर्म होती है अपनी इंश्योरेंस एंड एक टर्म होती है अपनी एश्योरेंस। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये दोनों ही टर्म एक ही तो होती है, अलग क्या, इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो इन दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। इंश्योरेंस जो टर्म यूज करते हैं वो अपन नॉर्मली किसके केस में यूज करते हैं? जनरल इंश्योरेंस के केस में यूज करते हैं। एश्योरेंस जो टर्म यूज होती है वो किसके केस में यूज होती है? लाइफ इंश्योरेंस के केस में यूज होती है। जनरल इंश्योरेंस करवाने का मतलब क्या है? अपन इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाते हैं और अपन ने सपोज करें कि कोई स्टॉक है और अपन ने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, या अपने पास में कोई व्हीकल है तो व्हीकल का अपन ने क्या करवाया? इंश्योरेंस करवाया। अपन ने इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे कर दिया? प्रीमियम पे कर दिया। ठीक है। तो प्रीमियम पे कर दिया। प्रीमियम पे करने के बाद में अगर मान लीजिए कि स्टॉक का कोई लॉस नहीं होता है, बाइक के अंदर कोई लॉस नहीं होता है, मतलब कोई भी एक्सीडेंट की वजह से कोई लॉस नहीं होता है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी अपने को क्लेम प्रोवाइड करेगी क्या? तो इंश्योरेंस कंपनी अपने को क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी। इस केस को क्या बोला जाता है? इंश्योरेंस। यहाँ पर लॉस होना मैंडेटरी है, तभी इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलता है? अपने को क्लेम मिलता है। एश्योरेंस जो है वो किसके केस में यूज होता है? लाइफ इंश्योरेंस के केस में यूज होता है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से 100% क्लेम मिलता ही मिलता है। तो कैसे मिलता है 100%? अब सपोज करें किसी पर्सन ने 20 ईयर्स के लिए अपनी लाइफ से रिलेटेड पॉलिसी ली है इंश्योरेंस कंपनी से। अब 20 ईयर्स का टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद में या तो 20 ईयर्स के बिटवीन वो पर्सन खुद एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर वो खुद एक्सपायर हो गया तो उसके जो नॉमिनीज होंगे उनको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे कर देगी। एंड अगर 20 ईयर्स तक वो पर्सन एक्सपायर नहीं होता है तो जब वो 20 ईयर्स का टाइम पीरियड मेच्योर हो जाएगा तो उसके बाद में वो पॉलिसी से रिलेटेड जो भी अमाउंट है वो किसको पे हो जाएगा? पॉलिसी होल्डर को पे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आता हूं अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर है अपना इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम है चैप्टर। अब सबसे पहले अपने को यहाँ पर ये समझना है कि अपने को यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो आप लिखेंगे मेरे साथ में सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। यहाँ पर अपने को इस चैप्टर में कितने टाइप की पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी? दो टाइप की पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट जो होगा वो होगा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। एंड सेकंड लिखेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक एंड सेकंड लिखेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब सिंपल सा पॉइंट आता है कि इंश्योरेंस करवाते ही क्यों है? आज सपोज करें कि कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर क्या रहता है? उसके जो मेन एसेट है वो स्टॉक है। अब सपोज करें कि किसी भी वजह से, नॉर्मली यहाँ पर अपने को मिलेगा फायर की वजह से, तो फायर की वजह से सपोज करें कि इंश्योरेंस स्टॉक का क्या हो जाता है? अपने लॉस हो जाता है। तो स्टॉक का लॉस हो गया तो वो बिजनेस है वो तो एकदम पूरी तरह से क्या हो गया? डिस्ट्रक्ट हो गया। तो इसलिए क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी? उनको कुछ कॉम्पनसेट करती है, मतलब उनको कुछ क्लेम प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या जनरली सबको ही मिलता है क्या? सबको नहीं मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी के पास में अपने को सबसे पहले जाकर अपने स्टॉक का क्या करवाना पड़ेगा? इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। और इंश्योरेंस कंपनी को अपन पे क्या पे करेंगे? क्लेम पे करेंगे। जब अपन ने क्लेम पे कर दिया
तब जाकर अपने का स्टॉक क्या हो जाता है, इंश्योर्ड हो जाता है। और बाय द वे अगर फायर की वजह से लॉस होता है तब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है। तो ये होता है अपना लॉस ऑफ। सेकंड है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए कि लॉस ऑफ स्टॉक, अगर मान लीजिए बिजनेस के प्रेमाइसेज में किसी फायर की वजह से अपने क्या हुआ, स्टॉक का लॉस हुआ, तो पहला तो लॉस हुआ मेरे स्टॉक का। और दूसरा लॉस क्या होता है, जिस प्रेमाइसेज में अपन क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस भी थोड़े टाइम तक क्या नहीं रहता है, नॉर्मल नहीं रहता है। मतलब वो बिल्डिंग वगैरह वो भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर है। तो उस केस में क्या होता है, अपनी सेल के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और सेल में किसका कंपोनेंट इंक्लूड होता है, प्रॉफिट का कंपोनेंट इंक्लूड होता है। इसलिए वहां पर किस बात का लॉस होगा, प्रॉफिट का लॉस होगा। तो यहां पर अपने को इस चैप्टर में कितने टाइप से पॉलिसी मिलेगी, दो टाइप से, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और सेकंड क्या होगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसमें सबसे पहले लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो लिखेंगे मेरे साथ में, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। आज मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर रहा हूं। अगर किसी पर्सन के पास में स्टॉक है बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाता है और बोलता है कि साहब मेरे पास में 1 लाख का स्टॉक है, मेरे को क्या करवाना है, इसका इंश्योरेंस करवाना। तो इंश्योरेंस कंपनी उसका स्टॉक का क्या कर देगी, इंश्योरेंस कर देगी। बट उसके क्या चार्ज करेगी, वो प्रीमियम चार्ज करेगी। तो वो प्रीमियम चार्ज करेगी और उसके स्टॉक का क्या हो गया, इंश्योरेंस हो गया। बाय द वे अगर किसी भी वजह से, और यहां पर मैंने पहले भी बोला था कि अपने को क्या मिलेगा, फायर मिलेगा। तो फायर की वजह से अगर उसके स्टॉक का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या प्रोवाइड करेगी, क्लेम प्रोवाइड कर देगी। ठीक है। अब इसमें लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर अपन किस तरह से यहाँ पर स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, किस तरह से अपने को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, वो सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें लिखेंगे कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेट। कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेट फॉर द प्रीसीडिंग फॉर द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड। ग्रोस प्रॉफिट रेट फॉर द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जिस साल में, जिस ईयर के अंदर फायर होगी उससे जस्ट पिछले साल की अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, जीपी की रेट कैलकुलेट। अब अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है, वहां पर हो सकता है कैलेंडर ईयर फॉलो हो सकता है वहां पर कौन सा ईयर फॉलो हो रहा हो, फाइनेंशियल ईयर हो रहा हो। तो जो भी अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी उस अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट कर लेंगे। और कई बार क्वेश्चन खुद भी अपने को क्या करता है, ये प्रोवाइड कर देता है कि लास्ट ईयर की जीपी की रेट अपनी इतनी। क्लियर है। अब पॉइंट ये आता है कि लास्ट ईयर की जीपी की रेट है वो अपन करंट ईयर में क्यों अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि क्वेश्चन में अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो अपन क्या मानते हैं कि जो लास्ट ईयर जिस परसेंटेज से अपन ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे थे उसी परसेंटेज से ग्रॉस प्रॉफिट में से करंट ईयर में कमा रहा हूं। ठीक है। और अगर बाय द वे क्वेश्चन में कुछ अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है कि अगर अपनी सेलिंग प्राइस चेंज हो गई है या अपनी परचेज कॉस्ट चेंज हो गई है या अपने कोई एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि अपने कहाँ मिलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में मिलते हैं। अगर उनमें कोई चेंजेस हो गया है तो अपन क्या करेंगे, उन चेंजेस को एक्यूमुलेट कर कर अपन करंट ईयर के लिए ग्रॉस प्रॉफिट की रेट फाइंड आउट कर ले। क्लियर है यहां तक। ठीक है। तो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेट फॉर द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड। आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें, बाय प्रिपेयरिंग, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट।
बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर सेकंड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब पॉइंट ये आता है कि सर अपन ने जीपी की रेट निकालते टाइम पर तो अपन ने क्या करा था, ट्रेडिंग अकाउंट नाम लिखा था। यहां पर मैंने नाम क्या लिखा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि अपन वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल रहे हैं, वो कौन से दिन का निकाल रहे हैं, जिस दिन फायर अकर हुई थी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि फायर जो है वो ईयर के एंड पर अकर होगी, वो बीच में कभी भी हो सकती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, मेमोरेंडम वर्ड यूज लेते हैं। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता है। जस्ट अपन क्या करेंगे, इसके थ्रू अपन जिस दिन आग लगी है उस दिन अपन स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट जो वर्ड होता है वो अपन किसके लिए यूज करते हैं, कंप्लीट 12 मंथ्स के लिए यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेट कैलकुलेट एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। कैलकुलेट एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। अब एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है। अब देखो फायर लगती है कि कहीं पर भी, तो अपन क्या कोशिश करते हैं कि अपन ज्यादा से ज्यादा उसमें अपना नुकसान होने से सेव करें। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जिस बिजनेस के अंदर फायर होगी वहां पर क्या करेंगे अपन, स्टॉक को थोड़ा बहुत अगर कुछ सेव हो जाता है तो उसको यहाँ से क्या कर देंगे, जो वैल्यू ऑफ स्टॉक होना चाहिए था उसमें से माइनस कर देंगे। तो आप इसमें लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये जो भी अमाउंट अपन स्टेप नंबर सेकंड से कैलकुलेट करके लाएंगे उसमें से यहाँ पर क्या माइनस कर देंगे, जितना स्टॉक अपन ने क्या कर लिया था, सेव कर लिया, उसको यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो अब अपने पास में नेट बचेगा ये क्या होगा, अपना एक्चुअल लॉस ऑफ। तो इसको लिखेंगे आप एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। क्लियर है यहां तक सबको? तो फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट। सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, जिस दिन आग लगी है उस दिन कितने रुपए का अपने पास में स्टॉक था। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, उसमें से अगर अपन ने कुछ सेव कर लिया तो वो स्टॉक माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट एक हेडिंग लिखेंगे, एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज। अब पॉइंट ये आता है कि सर एवरेज क्लोज क्या होता है। तो एवरेज क्लोज कहां पर एप्लीकेबल होगा, सबसे पहली बात है, अगर सपोज करें कि मेरे पास में 1 लाख का स्टॉक था, तो मेरे को इंश्योरेंस कितना करवाना चाहिए था, पूरा 100% करवाना चाहिए था 1 लाख रुपए का। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने ये दिमाग लगाया कि इसमें मैं कुछ अगर बाई द वे कुछ फायर होगी तो मैं इतने का स्टॉक तो मैं खुद ही सेव कर लूंगा। तो पूरा 100% मैं क्यों स्टॉक का इंश्योरेंस करवाऊं। तो मैंने क्या करवाया, स्टॉक को अंडर इंश्योरेंस करवाया, जितने का करवाना चाहिए था उतने का नहीं करवाया, उससे कम अमाउंट का करवाया। और बाई दी वे मान लो कि फायर हुई, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी अपने को 100% क्लेम प्रोवाइड करेगी, क्या इंश्योरेंस कंपनी 100% क्लेम नहीं प्रोवाइड करेगी। क्यों नहीं करेगी, अपन ने 100% क्या नहीं लिया था, इंश्योरेंस लिया ही नहीं था। इसलिए यहां पर क्या एप्लीकेबल होता है, एवरेज क्लोज होता है। तो इसमें लिखेंगे
द मेन पर्पज द मेन पर्पज ऑफ द मेन पर्पज ऑफ एवरेज क्लोज is to encourage full insurance and discourage full insurance and discourage under insurance. फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल when value of stock is more than policy amount. पॉलिसी अमाउंट इन द सेंस कि कितने रुपए का अपन ने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया। क्लियर है यहां तक? अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन? एवरेज क्लोज अगर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है तो एवरेज क्लोज को अप्लाई करके अपन क्या कर लेंगे, नेट क्लेम कितना मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से वो अमाउंट कैलकुलेट। तो लिखेंगे लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट नेट क्लेम। कैलकुलेट नेट क्लेम इसमें लिखेंगे एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट बोल दें और इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? इंश्योर्ड अमाउंट, जितने का अपन ने इंश्योरेंस ले रखा है। पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसको क्या बोलते हैं अपन? इंश्योरेबल अमाउंट। इतने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था, और पॉलिसी अमाउंट का मतलब इतने का इंश्योरेंस मैंने ले रखा है। क्लियर है यहां तक? तो अभी अपने यहां पर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में टोटल कितने स्टेप होंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जीपी की रेट फाइंड आउट करेंगे, अगर क्वेश्चन में अपने को जीपी की रेट नहीं प्रोवाइड कर रखी है। क्लियर है? उसके लिए क्या बनाएंगे अपन? लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन में अपने को कुछ करंट ईयर से रिलेटेड चेंजेस बोल रहा है तो उन चेंजेस के साथ में अपन करंट ईयर की जीपी की रेट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या बनाऊंगा मैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू मैं क्या कर लूंगा, कितने जिस दिन आग लगी है उस दिन कितने रुपए का स्टॉक मेरे पास में अवेलेबल था, जिसको बोलते हैं अपन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करूंगा मैं? एक्चुअल लॉस फाइंड आउट करूंगा। उसमें क्या होगा, जितने रुपए का स्टॉक अपने पास में था उसमें से क्या कर देंगे, जो स्टॉक अपन ने सेव करा है उसको माइनस कर देंगे, और लास्ट स्टेप में क्या कर दूंगा मैं? एवरेज क्लोज के अप्लाई करके मैं नेट क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करूंगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब सर देखो आगे बात आती है अपनी स्टेप नंबर फर्स्ट से रिलेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट। अब अपने माइंड में पॉइंट आता है कि सर अपन जीपी की रेट फाइंड आउट करेंगे, तो क्या अपने पास में जितने भी स्टॉक होता है क्या सबके ऊपर सेम ही जीपी की रेट होती है क्या? तो आंसर इज नो। कई बार अपने को क्वेश्चन में मिलेगा कि कुछ स्टॉक ऐसा होता है जिसके ऊपर अपन कई बार लॉस में भी उसको सेल कर देते हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल आइटम्स। तो एबनॉर्मल आइटम्स के ऊपर अपन ये फर्स्ट स्टेप एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो एबनॉर्मल आइटम को स्किप करके
अपन जो नॉर्मल आइटम होंगे जिसके ऊपर अपनी यूनिफॉर्म जीपी की रेट आती है, उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। एबनॉर्मल आइटम का मतलब, जैसे मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूं, एक होता है नॉर्मल आइटम, एक क्या होता है अपना एबनॉर्मल आइटम। तो सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल आइटम। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपल है, क्वेश्चन कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अपने पास में जो भी स्टॉक है वो सारा का सारा कौन सा है, नॉर्मल आइटम से रिलेटेड। लेकिन अगर क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है कि इतने की अपन ने सेल करी, इसके ऊपर मेरे को इतने रुपए का लॉस हुआ, तो वो अपने को हिंट मिल रहा है वो किस बात का, एबनॉर्मल आइटम का। इसी का दूसरा नाम क्या होता है अपना, स्लो मूविंग आइटम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अपना सीजनेबल जो बिजनेस है, तो सीजनेबल अगर सपोज करो अभी होली गई है, तो होली के अब क्या बच गया, जो कलर वगैरह बच गया, अब मान लो वो तो नेक्स्ट ईयर ही सेल हो पाएगा, इस बीच बिटवीन क्या हुआ, अगर कोई कस्टमर आता है तो अपन क्या करते हैं कई बार उसको, कि यार फालतू में अपन इसकी स्टॉक को रख रहे हैं गोडाउन में, तो इससे अपनी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो कई बार अपन क्या करते हैं उसको लॉस में भी निकाल देते हैं। ठीक है, स्लो मूविंग आइटम जिनको बोला जाता है। अपन क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में अपने को नॉर्मल आइटम की इंफॉर्मेशन दे रखी है और एबनॉर्मल आइटम की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो जीपी की रेट जो कैलकुलेट करेंगे, वो किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, अपन नॉर्मल आइटम के लिए कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो आज मैं लेक्चर 1 में इतना ही रखता हूं। कल से लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपन इसके न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। थैंक यू।